नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम्स के लिए जीके जीएस के मिनी मॉक टेस्ट इस चैनल पर चलाए जा रहे हैं और आज इसका यह टेस्ट पेपर नंबर 7 है। इसके पहले 6 मॉडल टेस्ट पेपर हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं विस्तृत व्याख्या के साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों ये जो टेस्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं यह यूथ पब्लिकेशंस के हैं और हमारी कोशिश ये है कि इनको अच्छे से विस्तार पूर्वक कवर किया जाए, जिससे कि आपकी आगामी परीक्षाओं में भी इनका जो है लाभ मिल सके। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है, तो क्लास को जो है हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हमारी आज की क्लास का पहला सवाल है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? महाभारत की कथाएं, जातक कथाएं, रामायण की कथाएं या वेदों की कहानियाँ? बताइए क्या दर्शाती है। तो दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं वह जातक कथाओं को दर्शाती हैं और इनका संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध से है। किससे है? बुद्ध से है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अजंता की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण कब हुआ था? तो इनका निर्माण लगभग 200 से 650 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इनको किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो वाकाटक शासकों के द्वारा। वाकाटक शासकों के द्वारा इनको जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी जो बात है, अजंता की जो गुफाएं हैं इनमें किस प्रकार की पेंटिंग्स का उपयोग किया गया है? तो इसमें फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग किया गया है। फ्रेस्को पेंटिंग का जो है उपयोग किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अलग से भी सिंपल सा स्टेटमेंट रूप में सवाल बन सकता है कि अजंता की गुफाओं में निम्नलिखित में से किस प्रकार की पेंटिंग्स का उपयोग किया गया है? तो फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग किया गया है और इनका संबंध जो है बुद्ध से है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, रिक्त स्थान पांड्य वंश की राजधानी थी? गया, कांचीपुरम, मदुरई या द्वार समुद्र? बताइए क्या थी? पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी मदुरई। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। और तमिल जो प्रदेश है इसके इतिहास में अगर बात करें तो इसमें 3 शासकों ने जो है शासन किया था। एक तो थे चोल, ठीक है, एक थे चेर और एक थे पांड्य। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। वहीं पर पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी और यह मदुरई जो है किस नदी के तट पर अवस्थित थी? तो बेल्लारी नदी के तट पर। बेल्लारी नदी के तट पर। दोस्तों आजकल ऐसे सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर से, ग्रेनाइट से, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, सामान्य चट्टानों से? किससे हुआ है बताइए? जयपुर का जो हवा महल है उसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर। ये कहाँ पर पड़ता है? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दोस्तों आपने पहले से भी सुना होगा, 1893 में जो आयोजित हुई थी विश्व धर्म सभा, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, लेखराज खूबचंद कृपलानी, भक्त विनोद ठाकुर या उपासनी महाराज? आप सभी लोगों को पता होगा किसने किया था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और भारत की जो आध्यात्मिकता थी और इसका जो वेदांत था, इसको अमेरिका और यूरोप के हर देश तक पहुंचाने का काम किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? बताइए। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड वेबल? इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? बताइए आपके ऑप्शंस जो हैं। तो किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और ध्यान रखना है। 1870 में मेयो एक प्रस्ताव आया था जिसने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि करने के विकास को जो है गति प्रदान की थी। लेकिन जो मेयो ने कदम उठाए थे उनको मूर्त रूप देने का काम किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। और 1882 में, कब? 1882 में, एक सेकेंड, 1882 में इन्होंने स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया है, जिसकी वजह से इन्हें यानी कि लॉर्ड रिपन को भारत में क्या माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय
स्वशासन का जनक माना जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो आप क्या मारेंगे? लॉर्ड रिपन को। ठीक है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? ग्रीष्म सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र या बजट सत्र? बताइए कौन सा है जो संसद के जो 3 सत्र होते हैं मुख्य रूप से, उनमें से कौन सा है जो सत्र नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो ग्रीष्म सत्र जो है यह नहीं होता है, जबकि बजट सत्र भी होता है। और बजट सत्र कब से होता है? तो फरवरी से मई के बीच में होता है। फरवरी से मई के बीच में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर मानसून सत्र कब से होता है? तो ये जुलाई से अगस्त। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर के पास। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? बताइए पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या आंध्र प्रदेश? कौन था? तो ये था राजस्थान। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं पर पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959 को यहीं पर जो है पंचायती राज का जो है शुभारंभ हुआ था। यह राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के कहाँ से? नागौर जिले से इसका जो है शुभारंभ हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहर नेहरू के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव रखी गई है। इसी वजह से जो है इसको पंचायती राज दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 24 अप्रैल को क्या नाम से जाना जाता है? पंचायती राज दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये भी अलग से भी पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। ऐसा क्यों है? क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को 11वीं अनुसूची और भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया था पंचायतों के नाम से। ठीक है, इसके लिए कौन सा संविधान है? तो 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, और इसमें कब हुआ था ये? तो 24 अप्रैल 1992 को भारतीय संविधान में अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। भाग कौन सा जोड़ा गया था? तो भाग 9 जोड़ा गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक ही सवाल में इससे संबंधित मैंने सारे फैक्ट दे दिए हैं। अब यहाँ से कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे कर लेंगे। जैसे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहले जो है पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो राजस्थान के नागौर से हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। और उसमें भी इनमें किस अनुच्छेद में इसका जो है जिक्र किया गया है? तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? तो 243 से 243 अड़ा के बीच में। ठीक है, ये इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फिर आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। दोस्तों, आप सवाल भले कम करें लेकिन उनके साथ के जो एक्सप्लेनेशन हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि सवाल ना रिपीट हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन से सवाल ज़रूर आप अच्छे से कर पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आपने कितने सारे सवाल कर लिए हैं, ये ज़रूरी कि आपने कितना ज़्यादा उस टॉपिक को अच्छे से हर एंगल्स के साथ कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? दल बदल विरोधी, निजता का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या शिक्षा का अधिकार? बताइए 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? किससे है? तो दोस्तों, यह दल बदल विरोधी से संबंधित है। अच्छा, इसको भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम। बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम कब? 1985 में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जब भी सांसद और विधायक होते हैं एक दल से दूसरे दल में जब परिवर्तन करते हैं तो इससे, यानी कि वह बार बार न करें, जिससे कि संसद और विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं इनके जो सदस्यों की अयोग्यता है उसका निर्धारण किया जा सके इसके आधार पर। वरना जो है संसद सही से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि विधायक जो है इधर से उधर करते रहते हैं, इसकी वजह से दिक्कत आती है ना, इसलिए नियम बनाया गया है। हमारा अगला सवाल, 1989 में रिक्त स्थान ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किसने की थी? बताइए।
स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो पीके थुंगन समिति के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। और कब किया था? तो 1989 में किया था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, सभी पंचायती संस्थाओं के पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/5, 1/3, 1/2 या 1/4? महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत भाग जो है वह आरक्षित है? बताइए। तो कितना प्रतिशत? 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। अच्छा, ये जो पंचायतें हैं, संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की सभी सीटों पर महिलाओं का अधिकार कितना है? तो 1/3%। 1/3% के रूप में अगर बात करें तो लगभग 33% के आसपास। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डैन्यूब, यूराल, वोल्गा या राइन? बताइए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या हो जाएगा? तो इसमें वोल्गा नदी जो है वह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? तो 3690 किलोमीटर है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये वोल्गा पहाड़ी से उद्गम होता है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? वोल्गा पहाड़ी से। वोल्गा पहाड़ी से उद्गम होता है। अच्छा, इसका मुहाना कहाँ पर है, यानी कि कहाँ पर जाके यह गिरती है? मुहाना कहाँ पर है? तो यह जो है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह डैन्यूब नदी है। हमारा अगला सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। दोस्तों, यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। नागरिक हवाई अड्डा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हवाई अड्डे कई प्रकार के जैसे हो सकते हैं, जैसे परिवहन के लिए होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, नागरिक हवाई अड्डा है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो भिन्न है। कॉफ़ी, चावल, तंबाकू या गन्ना? बताइए क्या हो जाएगा इसका? ये रीजनिंग के जैसा सवाल लगेगा आपको, लेकिन है जीएस का। कौन सा अलग है? तो दोस्तों, इसमें चावल आपको अलग नज़र आएगा, जबकि काफ़ी, तंबाकू और गन्ना ये तीनों क्या हैं? ये नगदी फसलें हैं। नगदी फसलें हैं। इसके अलावा चावल क्या है? मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ नगदी फसलों के नाम आपको और बता देता हूँ, जैसे केला हो गया, संतरा हो गया है, और कोको हो गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हमारा अगला सवाल, उकाई बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? बताइए। तो दोस्तों, उकाई बांध का निर्माण कहाँ पर किया गया था? ताप्ती नदी पर किया गया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उकाई बांध है कहाँ पर? तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था 1972 में। 1972 में। चलिए, हमारा अगला सवाल, हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितने वर्ष की है? 25, 50, 75 या 100? हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितनी है? तो वह 75 वर्ष की है। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। यह एकमात्र लघु अवधि धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से जो है नग्न आँखों से देखा जा सकता है। ठीक है। चलिए, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? इनमें से कौन सा देश है जो सबसे पहले पूरी दुनिया में जिसने जीएसटी को लागू किया था? तो कौन सा देश था? फ्रांस था। बी ऑप्शन आपका जो है इसमें सही हो जाएगा। अच्छा, इसने कब लागू किया था? तो ये 1954 में। कब? 1954 में जो है इसने लागू किया था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, ये भारत में लागू कब हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को भारत में जो है जीएसटी लागू हुआ है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, कई बार सवाल पूछा गया इससे। हमारा अगला सवाल, भारत की भाषाएं जो 2011 की जनगणना के अनुसार हैं, उसमें भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल, गुजराती, बंगाली या तेलुगु? कौन सी भाषा है जो भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो नंबर 1 पर कौन सी है? तो हिंदी है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हिंदी सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है और दूसरे नंबर पर आ जाती है बंगाली। ठीक है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? बंगाली बोली जाती है। और इसके बाद कौन सी बोली जाती है? फिर मराठी, ये सेकंड नंबर पर आ जाती है। इसके अलावा थर्ड नंबर पर आती है मराठी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है? जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जो सूचीबद्ध किया गया है उनमें सबसे कम कौन सी बोली जाती है? सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है संस्कृत। संस्कृत। ठीक है, चलिए। भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? इनमें से किस बैंक को अंतिम बैंक के रूप में, ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? बताइए, तो कौन सी है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक है, यह जो है अंतिम ऋणदाता के रूप में इसको जो है जाना जाता है। अच्छा, इसको कई सारे नाम हैं। रिजर्व बैंक को क्या कहा जाता है? इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, सरकारी बैंक, सरकार बैंक भी कहा जाता है। यानी कि जब सरकार को पैसों की ज़रूरत होती है तो किससे ले लेती है? तो वो रिजर्व बैंक से ले लेती है, यानी कि सरकार का बैंक भी इसे कहा जाता है। यह जो है रिजर्व बैंक मुद्रा जो नीति होती है इसका संचालन भी करती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति भी करती है। और जो मुद्रा की को नियंत्रित भी करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित के बीच समानता है? मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी, इनमें से जो त्यौहार हैं कौन सा है जो समान रूप से माना जाता है इसको? उत्तरी भारत में सभी पर्व हैं, सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई के हैं, सभी पर्व जनवरी के महीने के लिए प्रसिद्ध हैं और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा 19 में? तो दोस्तों सभी पर्वों के नाम जो हैं फसल कटाई से संबंधित हैं। जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी, ये हिंदुओं का जो है प्रमुख त्यौहार माना जाता है और यह अच्छी फसल होने की प्रसन्नता के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लोहड़ी कहाँ पर कहा जाता है? तो पंजाब में। और पोंगल कहाँ पर कहा जाता है? तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर पंजाब और हरियाणा में बैसाखी भी कहा जाता है। अच्छी फसल होने की खुशी में त्यौहार जो है मनाए जाते हैं। चलिए, हमारा अगला सवाल, विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 जून, 3 मार्च, 12 अप्रैल या 8 सितंबर? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपको जो है सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल, विश्व विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा या यूजीसी भारत के द्वारा? बताइए, कलिंग का जो पुरस्कार है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों यह यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना जो है 1952 में की गई थी। कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक जो थे बीजू पटनायक, नाम भी ध्यान रखिएगा, बीजू पटनायक, इनके द्वारा जो संपत्ति को दान में दिया गया था उसके बाद जो है इसको शुरू किया गया था और इसे यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, विज्ञान के क्षेत्र में। हमारा अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं आपके विकल्पों के अनुसार? 10 स्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी, 5 स्थायी, 5 अस्थायी या फिर 5 स्थायी और 10 अस्थायी, 10 स्थायी और 10 अस्थायी? क्या हो जाएगा? इसमें से बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। किसमें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। ठीक है, अच्छा, जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनके नाम आपको ध्यान रखना है। इनमें से एक है चीन, ठीक है, एक है रूस, फिर फ्रांस, फिर यूके, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और इसके अलावा फिर यूएसए। ये 5 हैं जो स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। ठीक है, चलिए, हमारा अगला सवाल, एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? रग्बी, फुट वॉलीबॉल, पोलो या इक्वेस्ट्रियन शो जंपिंग? किससे संबंधित है एजरा कप? तो दोस्तों एजरा कप का संबंध किससे है? तो पोलो से है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहला एजरा कप जो है कब खेला गया था?
पहला इजरा कप कब खेला गया था? तो ये 1880 में खेला गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और पोलो के जो टीमें होती हैं, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। ठीक है, चलिए। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? बताइए, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, कोलकाता, नई दिल्ली या दार्जिलिंग? तो कहाँ पर है? तो यह है कोलकाता में। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, टी बोर्ड जो है भारत सरकार की एक नियामक संस्था है जो चाय के उत्पादन को प्रसंस्कृत और नियंत्रित दोनों करती है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? क्योटो, रियो डी जेनेरियो, दोहा या जोहान्सबर्ग? बताइए कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। दोस्तों, ये है कहाँ पर? तो ब्राज़ील में। कहाँ पर है? तो यह ब्राज़ील में है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कब आयोजित किया गया था? तो यह 3 जून, यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 से 14 जून के बीच, 14 जून 1992 को। ठीक है, 3 से 14 जून के बीच 1992 को यह ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो है आयोजित किया गया था। इसमें 108 सदस्य जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने भाग लिया था। दोस्तों, इस पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है इसको केवल रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। रियो सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। और इसको जो है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारी कोशिश थी दोस्तों कि सारे सवालों को अच्छे से विस्तार पूर्वक कवर कर लिया जाए और हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि सारे फैक्ट आपको दिए जाएं हर सवालों के। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपना छोटा सा सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और हम एक दूसरे के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ें, इसी कामना के साथ फिर नए वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।